वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं, एक टॉपिक है हमारा आरएस में जिसको राजस्थान का प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन के नाम से एक टॉपिक है। उसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले राजस्थान की मृदा के बारे में। राजस्थान की मृदा के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिर राजस्थान की नदियों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं राजस्थान की मृदा। मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले कि ये मृदा होती क्या है। मृदा वास्तव में क्या है, ध्यान से सुनना। चट्टानों का चूर्ण यानी कि चूरा, वनस्पति के सड़े गले अंश, वनस्पति व जीव जंतुओं के सड़े गले अंश, ठीक है, इन सबको मिला देते हैं हम, और जीवाश्म वगैरह ये सब जब मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। अब आप बुक्स में, गाइड में राजस्थान की मृदा के बारे में कई चीजें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्गीकरण मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये वर्गीकरण राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार है, ठीक है। तो ये राजस्थान कृषि विभाग स्वयं राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण करता है और राजस्थान की मृदा को वो 14 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम एक एक करके राजस्थान की जो मृदाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर एक मृदा लिखी है मैंने, सिरोजम, ठीक है। सिरोजम क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। सिरोजम है ना, सिरोजम वास्तव में क्या होता है कि मान लीजिए ये मृदा है, ठीक है। इस मृदा के नीचे जो परतें हैं, इस मृदा के नीचे जो परतें हैं उनमें चूना मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, यानी कि मृदा की सतह के नीचे, मृदा की सतह के नीचे चूना मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ऊपरी मृदा में आपको कहीं चूना नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसकी खुदाई करेंगे तो नीचे चूना मिश्रित मृदा की परतें निकलेंगी, और इस प्रकार की जो मिश्रित मृदा होती है उसको हम कहते हैं सिरोजम, ठीक है, ये ध्यान रखना। और सिरोजम जो मृदा है हमारे राजस्थान में, ये विशेषकर हमें देखने को मिलती है राजस्थान में गंगानगर के विशेषकर कुछ स्थान हैं, जैसे खुद गंगानगर तहसील है, कर्णपुर, रायसिंह नगर और सादुल शहर, ठीक है। अगर आपने यहाँ की मृदा देखी है तो इस प्रकार की जो मृदा होती है गंगानगर, कर्णपुर, ये सामान्यतः आपको हल्का स्लेटी कलर की नजर आएगी, और इस प्रकार की जो मृदा होती है उस मृदा में ऊपरी मृदा में के नीचे चूना मिश्रित मिट्टी की परतें पाई जाती हैं। और ये जो गंगानगर, कर्णपुर, रायसिंह नगर, सादुल शहर है, वहाँ पे इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। यही मृदा एक वजह भी बनती है हमारे पश्चिमी राजस्थान, या यूँ कहें कि इस गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में सेम की वजह भी ये मृदा बनती है। कारण है क्योंकि चूने की परतें हैं, और चूने की परतें होने की वजह से पानी भूगर्भिक जो गहराई है वहाँ पे जा नहीं पाता है, और मृदा की ऊपरी परतों में ही बहकर या भरकर पुनः ऊपर और उठने लगता है। तो ये सिरोजम जो मृदा है वो इस क्षेत्र में वजह बनती है सेम की, है ना, ये ध्यान रखना। सेम की समस्या मैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में आपको बता चुका हूं, तो सेम की वजह बनती है यहाँ की ये मृदा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये सिरोजम को हम काउंट करते चलते हैं। ये सिरोजम जो प्रकार की मृदा हो गई, ये हमारी हो गई प्रथम मृदा, ठीक है। उसके बाद हम जब बात करते हैं रेवेरीना, वास्तव में रेवेरीना ऑस्ट्रेलिया आप जानते ही हैं। ऑस्ट्रेलिया की दो नदियां हैं, मरे और डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की दो नदियां मरे और डार्लिंग जो नदियां हैं उनके मध्य का जो भूभाग है उसको रेवेरीना कहते हैं। और रेवेरीना जो मृदा होती है वो पुरातन जलोढ़ मृदा होती है, पुरातन जलोढ़ मृदा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पुरातन जलोढ़ जो मृदा होती है, उस पुरातन जलोढ़ मृदा को ही हम क्या नाम देते हैं, रेवेरीना नाम देते हैं। ओके, तो ये बांगर प्रकार की मृदा है, और इस बांगर मृदा को ही यहाँ पे रेवेरीना कहा गया है। अब कहाँ मिलती है रेवेरीना? ये मिलती है हनुमानगढ़ में, ये मिलती है सूरतगढ़ में, और ये मिलती है अनूपगढ़ में। अब यहाँ क्यों मिलती है? तो यहाँ हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में एक नदी का बहाव क्षेत्र है। नदी आप जान गए होंगे डायग्राम बनाते ही, नदी है घग्गर,
ठीक है। यहाँ घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र और घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में हमें जो मृदा मिलती है वो रेवेरिना है। और रेवेरिना किस प्रकार की मृदा है? पुरातन जलोढ़ मृदा है। ध्यान से देखते जाइए, ये एक सिरोजम प्रकार की मृदा, चूना मिश्रित मृदा हो गई। अनूपगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ में रेवेरिना पुरातन जलोढ़ मृदा हो गई। ये जो वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं हो सकता है आपको नया लगे और हो सकता है नहीं भी लगे। ये जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं किसी बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, ये राजस्थान कृषि विभाग स्वयं अपनी मृदा का क्लासिफिकेशन जारी करता है, उसके अकॉर्डिंग है। बुक में जो मृदा का वर्गीकरण है वो जो राइटर हैं उनके अकॉर्डिंग ही है, मतलब कोई सोर्स नहीं है। बुक में जो उन्होंने भूरी, रेतीली, पीली, भूरी, लाल, पीली इस प्रकार की जो मृदा डिसाइड कर रखी है वो उस बुक राइटर के अकॉर्डिंग है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो कोई ऑथेंटिक नहीं है। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं जो मृदा वो है कृषि विभाग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने पढ़ ली दो मृदा, रेवेरिना हो गई, ये हमारे पास दूसरी मृदा हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरी मृदा, जिप्सेफेरस, ठीक है। जिप्सेफेरस जो हमारी मृदा है, अगर आप इसके नाम पर डिस्कस करेंगे तो जिप्सेफेरस में दो नाम निकल कर आ रहे हैं, जिप्सम प्लस फेरस, दो नाम मिल रहे हैं, जिप्सम प्लस फेरस, तो मिलकर क्या बन जाता है? जिप्सेफेरस। जिप्सेफेरस तो ऐसी मृदा जिसमें जिप्सम और फेरस की प्रधानता हो, तो ये जो मृदा है ऐसी मृदा जिप्सेफेरस मृदा हमें बीकानेर के लूणकरणसर क्षेत्र में मिलती है। लूणकरणसर क्षेत्र में मृदा में बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है और इस प्रकार फेरस भी मिलता है, तो दोनों को मिला के मृदा बना दी जिप्सेफेरस। जिप्सेफेरस के लिए सिर्फ एक ही स्थान जो है क्लासिफिकेशन उसमें दिया हुआ है और वो है लूणकरणसर, ठीक है, ध्यान रखना। तो लूणकरणसर बीकानेर में जिप्सेफेरस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है, राइट, ये ध्यान रखिए। ओके, ये मृदा हो गई हमारे पास थर्ड नंबर की मृदा। ओके ना, आगे बात करते हैं डेजर्ट सॉइल, यानी कि मरु मृदा। मरु का अर्थ क्या होता है? डेजर्ट का अर्थ होता है ऐसा स्थान जिसने अपनी उत्पादकता खो दी हो, मतलब कि ऐसा स्थान है जहां पे भूमि उत्पादन देना बंद कर देती है, जहां पे कृषि वगैरह उत्पन्न नहीं, कृषि फसलें वगैरह उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, उसको हम मरुस्थल कहते हैं। तो डेजर्ट सॉइल, ये 4 नंबर की मृदा हम पढ़ रहे हैं, डेजर्ट सॉइल, और ये विशेषकर हमें देखने को मिलती है गंगानगर के दक्षिण में, जहां सूरतगढ़ क्षेत्र है वहां बीकानेर में ऐसी मृदा देखने को मिलती है, जैसलमेर में मिलती है, बाड़मेर में, जोधपुर में, नागौर और चूरू, यहाँ पे इस प्रकार की डेजर्ट सॉइल देखने को मिलती है। और ये मृदा कैसी होती है? शुष्क हो जाती है, शुष्क मृदा होती है। लगातार वाष्पीकरण की अधिकता के कारण ये मृदा बंजर होती जा रही है, ठीक है। वाष्पीकरण तीव्र रहता है क्योंकि मृदा शुष्क है और शुष्कता के कारण लगातार ये भूमि बंजर होती जा रही है। साथ ही ये जो भूमि है जिसकी हम बात कर रहे हैं डेजर्ट सॉइल, ये और क्या होती जा रही है? लवणीय भी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर अधिक है तो नीचे से ऊपर की ओर जल रिसाव होता है, जिससे भूमिगत जो लवण है वो जल में घुलकर सतह पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार की मृदा को डेजर्ट सॉइल हम कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, यहां पे 5 नंबर की मृदा पर आ जाते हैं। यह है हमारी चूना रहित भूरी मृदा। वास्तव में ये क्या है तो मरुस्थली मृदा, मरुस्थली है लेकिन इसमें चूना नहीं पाया जाता है। और इस प्रकार की मृदा हमें देखने को मिलती है झुंझुनू में, सीकर में, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर में इस मृदा की प्रधानता मिलती है। चूना रहित भूरी मृदा होती है, जैसा कि हमारे सीकर क्षेत्र में या आपने देखा होगा कहीं झुंझुनू वगैरह में। तो इस प्रकार की जो मृदा है वो क्या होती है? मोटे कणों वाली होती है, रेतीली होती है, लेकिन इस मृदा में चूना नहीं होता है। तो ये 5वीं मृदा है, चूना रहित भूरी मृदा। इसमें भी जीवाश्म नहीं होते हैं, इसमें भी जीवाश्म नहीं होते हैं। साथ ही में इस प्रकार की मृदा में नाइट्रोजन भी नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनमें से अभी तक जो 5 मृदा पड़ी, इनमें से जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है वो यही है, पुरातन जलोढ़ घग्गर प्रदेश में पाई जाने वाली बांगर मृदा।
ठीक है। आगे बात करते हैं हम जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, ये जलोढ़ मृदा विशेषकर हमें मिलती है अलवर में भी है। अलवर में कहाँ? अलवर में हमें मिलती है साबी नदी। हम नदियां पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। साबी नदी का जो मैदान है, बानसूर, बहरोड, मुंडावर, तिजारा, बानसूर, बहरोड, मुंडावर, तिजारा, यहाँ पे हमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। भरतपुर में ये रूपारेल और बाणगंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र है वहां देखने को मिल जाती है, रूपारेल नदी के बहाव क्षेत्र और बाणगंगा के बहाव क्षेत्र में। इसके अलावा जयपुर में भी ये बाणगंगा के बहाव क्षेत्र में ही देखने को मिलती है। सवाई माधोपुर में ये चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में। करौली में काफ़ी सारी नदियां हैं, चंबल का बहाव क्षेत्र है। गंभीर नदी का बहाव क्षेत्र है। धौलपुर में भी चंबल और गंभीर नदी के बहाव क्षेत्र में हमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। अभी तक जो मृदा पड़ी है उनमें से ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है, ये दूसरी सबसे ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जलोढ़ मृदा क्या है? इन सब में नवीन है। अभी तक जो मिट्टी पड़ी 5, उनमें जो सबसे नवीन है ये है जलोढ़ मृदा। पूर्वी राजस्थान में मिलने वाली, अलवर में साबी नदी में, साबी नदी के पेटे में, भरतपुर में रूपारेल नदी के बहाव क्षेत्र में, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में गंभीर नदी और चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये कौन से नंबर की हो गई? 6 नंबर की मृदा हमारे पास हो गई। एक एक को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। अब आगे बात करते हैं तो पीली भूरी मृदा, ये 7वें नंबर की मृदा हमारे पास है, पीली भूरी। पीली भूरी जो मृदा है विशेषकर हमें देखने को मिलती है जयपुर में, टोंक में, भीलवाड़ा में, ठीक है। भीलवाड़ा और टोंक में ये हमें बनास नदी के बहाव क्षेत्र में, इसके अलावा ये कुछ उदयपुर में भी देखने को मिलती है और चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिलती है। तो जयपुर में, टोंक में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में, उदयपुर में ये देखने को मिलती है पीली भूरी मृदा, ठीक है। पीली भूरी मृदा में जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब 8वें नंबर की मृदा है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में और कुछ चित्तौड़गढ़ में भी ये मिलती है, मध्यम काली। मध्यम काली 8वें नंबर। 8 मृदा अभी तक जो हमने पढ़ी, इन 8 मृदा में सबसे ज्यादा जो उपजाऊ है वो है ये काली मृदा। इस काली मृदा का काला रंग लौह तत्व की अधिकता की वजह से होता है। इसमें लौह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? काला। और ये जो हमारी मृदा है, मध्यम काली मृदा जो मिलती है इस क्षेत्र में, ये ज्वालामुखी से निर्मित है। ये कैसी मृदा है? ये ज्वालामुखी निर्मित मृदा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और कपास के लिए ये बहुत अच्छी है, कपास उत्पादन के लिए। इसी वजह से इस काली कपासी मृदा को या काली मृदा को हम कपासी भी कहते हैं। ये कपासी भी कहलाती है और कपासी के साथ साथ इसी मध्यम काली मृदा को हम रेगुर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? रेगुर, ये ध्यान रखना है। तो रेगुर भी कहलाती है, काली तो है ही, कपासी भी कहलाती है। तो 8 नंबर की मृदा हो गई। उसके बाद उदयपुर और कोटा। अब देखो कैसे केवल उदयपुर और कोटा में पर्वतीय मृदा, जो हमारा कृषि विभाग के द्वारा जो सोइल क्लासिफिकेशन जारी किया गया है उसमें सिर्फ उदयपुर और कोटा में पर्वतीय मृदा बता रखी है। उसकी अपनी समझ है, अपने को जैसा उसने बताया है उसी तरह से याद रखना होगा। तो 9 नंबर की मृदा हमने पढ़ ली। उदयपुर और कोटा में मिलती है पर्वतीय मृदा। ये मोटे कंकड़ों युक्त बजरी जैसी मृदा होती है और अनुपजाऊ होती है। विशेष इसमें उत्पादन नहीं होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, लेकिन जैसे ही ये घाटियों में पहुंचती है तो इसमें जीवाश्म मिल जाते हैं और कणों का आकार महीन हो जाता है, तो ये उपजाऊ बन जाती है पर्वतीय मृदा। अब फिर इंपॉर्टेंट मृदा है लाल लोमी। 10 नंबर की मृदा हम पढ़ रहे हैं, लाल लोमी। लाल लोमी जो मृदा है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मिलती है। लोमी का अर्थ यहाँ पे चिक्का से है, चिक्का, चिकनी मिट्टी। लाल लोमी चिक्का मृदा। अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये देखने को मिलती है लाल लोमी मृदा। अब इसका रंग लाल क्यों हो गया है? तो पहली बात तो लौह तत्व है,
लेकिन लोह किस रूप में है, अपने एक्चुअल फॉर्म में नहीं है लोहा, यहां पे लोह ऑक्साइड है, लोह ऑक्साइड। लोह ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से इस मृदा का रंग कैसा है, लाल है। लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग क्या है, लाल है। और ये गन्ना उत्पादन के लिए, मक्का उत्पादन के लिए, चावल उत्पादन के लिए बेहतरीन मृदा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लाल लोमी, ये लाल लोमी इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में पूछा हुआ है। ये पीली भूरी फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट में पूछी हुई है। कपासी मृदा काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, एग्जाम का नाम तो मुझे नहीं पता कौन सा था, बट उसमें रेवेरीना मृदा पूछी हुई थी। रेवेरीना पुरातन जलोढ़ गंगानगर हनुमानगढ़ में देखने को मिलती है। ओके, आगे फिर हम बात करते हैं लूनी नदी का बहाव क्षेत्र। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र जिसमें पुष्कर आ जाता है, दक्षिण नागौर है, पाली है, जालोर है, सिरोही है। जालोर, सिरोही, पाली, दक्षिण नागौर और अजमेर, इस क्षेत्र में जो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है, यहाँ पे मिलती है स्लेटी भूरी जलोढ़ मृदा। स्लेटी भूरी जलोढ़ मृदा, ठीक है, स्लेटी कलर है, साथ में भूरी मिक्सिंग है। तो ये जो मृदा है जो लूनी नदी के बहाव क्षेत्र में है, ये काफ़ी उपजाऊ है। ये भी विशेषकर जैसे ये व्यापारिक महत्व की फसलें यहाँ होती हैं, कपास का उत्पादन भी होता है, इधर तंबाकू का उत्पादन भी होता है जालोर में, यहाँ पे इसबगोल का उत्पादन भी होता है, मेहंदी वगैरह, मेथी, इन सब के उत्पादन, मिर्च, इन सब के उत्पादन के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन कौन से स्थान हो गए, विशेषकर दक्षिण नागौर, अजमेर, पाली, जालोर और सिरोही, यहाँ पे मिलती है हमें स्लेटी भूरी जलोढ़ मृदा। ये हो गई हमारे 11 नंबर की मृदा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर हमारे पास अन्य जो मृदाएं हैं उनमें एक तो चूना मिश्रित मृदा है, एक रेतीली बलुई प्रकार की मृदा है। ठीक है, अन्य में जो चूना मिश्रित मृदा, चूना मिश्रित जो मृदा है ये विशेषकर हमें देखने को मिलती है। चूना मिश्रित मृदा, इधर मैंने एरो नहीं बनाया, तो चूना मिश्रित मृदा एक तो हमें देखने को मिलती है बीकानेर में और एक विशेषकर हमें मिलती है जैसलमेर में। चूना मिश्रित मरुस्थली मृदा है, ये ध्यान रखना है ना। चूना मिश्रित मरुस्थली मृदा ये देखने को मिलती है जैसलमेर और बीकानेर में। ये हमारे पास है 12 नंबर की मृदा। ठीक है, 12 नंबर हो गए। इसके अलावा फिर हमारे पास है रेतीली बलुई। रेतीली बलुई जो मृदा है ये बालू का स्तूप युक्त होती है, बालू का स्तूप युक्त। ठीक है, बालू का स्तूप युक्त जो मृदा होती है वो रेतीली बलुई होती है, इसमें बालू का स्तूप होता है। और इस मृदा की खास बात है कि ये वनस्पति जो इसमें होती है, मतलब कृषि उत्पादन तो होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंटीली झाड़ियां देखने को मिलती हैं, रेत के टीले हैं। और इस प्रकार की मृदा हमें पश्चिमी जोधपुर में देखने को मिलती है, उत्तरी बाड़मेर में देखने को मिलती है, जैसलमेर में देखने को मिलती है और बीकानेर में। जैसलमेर और बीकानेर में रेड क्लिफ के सहारे ये विस्तृत है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये विशेष जो हमारी मृदा है ये रेतीली बलुई। एक जो मृदा, ये 13वें नंबर की मृदा हो गई। ठीक है, एक मृदा हमारे को मिल जाती है लाल पीली, वो अरावली का जो पदीय क्षेत्र है, यानी अरावली का जो पूर्व प्रदेश है, अजमेर में, उदयपुर में। ठीक है, इस प्रकार की हमें मृदा देखने को मिलती है। कौन सी, लाल पीली। पीली भूरी अलग हो गई, लाल पीली अलग हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अरावली का जो पूर्वी प्रदेश है, यहाँ पे हमें लाल पीली मिश्रित मृदा देखने को मिलती है अजमेर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा तो खैर दूर रहेगा, चित्तौड़ वगैरह में। तो अजमेर, उदयपुर और चित्तौड़ क्षेत्र में हमें लाल पीली मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमने मृदा का वर्गीकरण पढ़ा है, ठीक है, इस मृदा में मुख्यतः मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो, सिरोजम हमने पढ़ा। ठीक है, सिरोजम उत्तरी राजस्थान में, गंगानगर, रायसिंह नगर, सादुल शहर। रेवेरीना पुरातन जलोढ़ गग्गर प्रदेश में। इसके अलावा जिप्सेफेरस लूणकरणसर बीकानेर में देखने को मिलती है। मरुस्थली मृदा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू में। चूना रहित भूरी रेतीली झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर में देखने को मिलती है।
जलोढ़ मृदा काफी उपजाऊ मृदा अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में नदियों का जो बेसिन है यहाँ देखने को मिलती है। पीली भूरी जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ तक देखने को मिलती है। ये जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो जोन है यहाँ पे हमें कपासी या रेगुर या काली मृदा देखने को मिलती है। उदयपुर और कोटा में हमें पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लाल लोमी प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। इसके अलावा स्लेटी, भूरी, जलोढ़, ये जो लूनी नदी बेसिन है, लूनी नदी का बहाव क्षेत्र यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद फिर कुछ अन्य मृदाएं हैं जिसमें चूना मिश्रित मृदा हमें बीकानेर और जैसलमेर में देखने को मिलती है। इसके अलावा रेतीली बोलई जो बालक का स्तूप युक्त तो होती है, ये मृदा हमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में लाल पीली अरावली के पूर्व प्रदेशों में देखने को मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो मृदाएं हैं ये मृदा है कृषि विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, इसके बाद हम मृदा का एक वर्गीकरण और होता है USDA वर्गीकरण, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और RS एग्जाम में आया हुआ भी है। हम इसके बाद पढ़ेंगे USDA यानी यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी USDA डिपार्टमेंट, सॉरी डेवलपमेंट नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो USA का कृषि विभाग है, वो मृदा की नवीन परिभाषा देता है, साथ ही मृदा का एक नवीन वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। तो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कंटिन्यू आप साथ रहें। अब हम बात करते हैं राजस्थान के मृदा का एक वर्गीकरण, और वर्गीकरण जो है वो USDA वर्गीकरण कहलाता है। USDA वर्गीकरण का मीन्स है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी USA का जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग वो मृदा को नवीन तरीके से परिभाषित करता है। मृदा में उपस्थित जो रासायनिक तत्व हैं उनके आधार पर मृदा का वर्गीकरण करता है। अब अगर हम राजस्थान की मृदा का USDA वर्गीकरण करते हैं तो राजस्थान की जो मृदा है उस मृदा को हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से एक होता है एरिडोसोल, एरिडोसोल, एक होती है इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल, एक होता है अल्फीसोल, एक होती है वर्टिसोल और एक लास्ट है एंटीसोल, एंटीसोल। यहाँ पे सोल, ये सोइल शब्द का अपभ्रंश कह सकते हो। तो सोइल शब्द जिसका अर्थ मृदा होता है तो वो उसको परिभाषित करता है। बहुत आसान है इनको परिभाषित करना और इनको याद रखना। तो मैं सबसे पहले राजस्थान का मैप बना लेता हूँ और उस मैप में हम इन मृदाओं को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिडोसोल। एरिड, नाम से पता लग रहा है एरिड। एरिड का अर्थ होता है शुष्क। एरिड का अर्थ क्या होता है? शुष्क। तो ये शुष्क मृदाएं हैं, या यूं कहें कि ये शुष्क जलवायु की मृदा है। शुष्क जलवायु की मृदा क्या कहलाती है? एरिडोसोल कहलाती है, शुष्क जलवायु की मृदा। ठीक है, अब ये जो हमारी एरिडोसोल है, शुष्क जलवायु की जो मृदा है, ये विशेषतः मिलती कहाँ है हमें राजस्थान में? तो एक तो इस एरिडोसोल का मतलब डायरेक्ट विस्तार है हमारे शेखावाटी के तीनों जिलों में मिलता है। शेखावाटी के तीनों जिलों में एरिडोसोल मृदा का विस्तार है। साथ ही अगर हम बात करें शेखावाटी के अतिरिक्त, तो शेखावाटी के अतिरिक्त ये नागौर में, जोधपुर में, पाली और जालोर, इस क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है एरिडोसोल। शेखावाटी, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर में इस एरिडोसोल मृदा का विस्तार है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये शुष्क मृदाएं होती हैं एरिडोसोल। ओके, इसके बाद आती है इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल से पहले हम एंटीसोल पढ़ते हैं, क्योंकि एंटीसोल जो मृदा होती है, इस मृदा का निर्माण होता है विभिन्न जलवायु प्रक्रमों से। यानी
एंटीसोल हम उस मृदा को कहते हैं जिस मृदा का निर्माण विभिन्न जलवायु प्रक्रमों से हुआ हो, जैसे एरिडोसोल। एरिडोसोल में सिर्फ शुष्क जलवायु से ही मृदा का निर्माण होता है। एंटीसोल हम ऐसी मृदा को कहेंगे जिसमें एक से अधिक जलवायु प्रक्रम या एक से अधिक मृदा निर्माण के प्रक्रम देखने को मिले हों। और एंटीसोल जो मृदा है वो पश्चिमी राजस्थान 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है, इस 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पाई जाती है। संपूर्ण पश्चिमी जिलों में, संपूर्ण पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो संपूर्ण पश्चिमी जिलों में पाई जाती है कौन सी मृदा? एंटीसोल। ओके, ये ध्यान रखना है, एंटीसोल। अब यहाँ पे कैसे मृदा निर्माण प्रक्रम देखो भिन्न भिन्न है। यहाँ पे शुष्क मृदा निर्माण प्रक्रम भी है। यहाँ पे केशिकाकर्षण जो होता है, केशिकाकर्षण किसको कहते हैं? जब भूगर्भिक लवण जल के साथ सतह पर आ जाते हैं तो उसको हम केशिकाकर्षण कहते हैं। तो यहाँ पे मृदा निर्माण में केशिकाकर्षण भी भूमिका निभाता है। साथ ही यहाँ पे नदियों के द्वारा निर्मित जलोढ़ मृदा भी मिलती है। तो इस एंटीसोल मृदा के निर्माण में विभिन्न जो मृदा प्रक्रम हैं, विभिन्न मृदा निर्माण प्रक्रम है, वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार की जो मृदा है उसको हम एंटीसोल कहते हैं। ये हमारे पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में देखने को मिलती है। ये वाला जो जोन था, ये जोन तो किस मृदा के लिए हो गया था? ये हो गया था हमारी एरिडोसोल मृदा के लिए, है ना। अब इन जिलों सहित बाकी सभी पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल मृदा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं इस वर्टिसोल के ऊपर। वर्टिसोल में ये जो आपको वर्ड दिख रहा है आगे, फर्स्ट वाला वर्ट, VERT, वर्ट सामान्यतः चीका शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। चीका, चिकनी मिट्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और चिकनी मिट्टी राजस्थान में इस जोन में देखने को मिलती है। इस जोन में यहां पे तो हमें देखने को मिलती है काली मृदा और यहां पे देखने को मिलती है लाल लोमी, और दोनों ही मृदा में चीका के गुण पाए जाते हैं। तो ये वाली जो मृदा प्रक्रम है, इस मृदा प्रक्रम को हम नाम क्या देंगे? वर्टिसोल। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लाल लोमी और काली मृदा दक्षिण पूर्व राजस्थान की काली मृदा और डूंगरपुर बांसवाड़ा की लाल लोमी मृदा वर्टिसोल के अंतर्गत आती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? RS प्री में ही आया हुआ है कि एंटीसोल मृदा, ध्यान से सुनना, एंटीसोल मृदा राजस्थान के किन भागों में मिलती है? तो एंटीसोल राजस्थान के पश्चिमी भागों में देखने को मिलती है। एंटीसोल राजस्थान के पश्चिमी भागों में देखने को मिलती है। इंसेप्टिसोल कौन सी? 3 पढ़ ली हमने। एरिडोसोल शेखावाटी, नागौर, जोधपुर, पाली में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। एंटीसोल सभी पश्चिमी जिलों में देखने को मिलती है। वर्टिसोल दक्षिण राजस्थान और दक्षिण पूर्व राजस्थान में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं अल्फीसोल। अल्फीसोल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक वर्ड नजर आएगा, एलुमिना। ठीक है, और प्लस Fe, यहां पे Fi है, Fe फेरस। एलुमिना और फेरस की प्रधानता होती है। तो अल्फीसोल लाल जो मृदाएं होती हैं, लाल मृदा अल्फीसोल वर्ग के अंतर्गत रखी जाती है। ये लाल मृदाएं हमें इस राजस्थान में अरावली के पूर्व प्रदेशों में देखने को मिलती है। ये उदयपुर में, चित्तौड़ में, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर तक का जो क्षेत्र है, राजसमंद, इन क्षेत्रों में ये अल्फीसोल मृदा देखने को मिलती है। कहीं कहीं ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी हमें मिल जाती है। तो ये वाला जो पोर्शन है अल्फीसोल कहलाता है। इस प्रकार की मृदा का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से हुआ है। निक्षालन की प्रक्रिया होती क्या है? निक्षालन की प्रक्रिया होती है, ऐसा होता है, यहां बोर्ड पे देखो आप, मान लो ये एक स्थल है, इस स्थल पर वर्षा की अधिकता है, जल भरा रहता है। तो ऐसा होता है कि इस स्थल के ऊपर जो महीन कणों वाले खनिज पाए जाते हैं वो जल में घुलकर पृथ्वी की आंतरिक सतहों में, यानी पृथ्वी की क्या, मृदा की निचली सतहों में चले जाते हैं, और ऊपर सतह पर रह जाते हैं सिर्फ मोटे कणों वाले खनिज और हल्के कणों वाले खनिज।
हल्के कणों वाले खनिजों में एल्यूमिना महत्वपूर्ण है और मोटे कणों वाले खनिजों में फेरस महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार की मृदा में एल्यूमिना और फेरस की अधिकता हो जाती है और इस प्रक्रिया से निर्मित जो मृदा है वो क्या कहलाती है, अल्फी सोल कहलाती है और इस मृदा का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। लास्ट में हमारी जो मृदा रहती है इनसेप्टिसोल। इनसेप्टिसोल की खास विशेषता है, इनसेप्टिसोल की खास विशेषता है कि ये कभी भी शुष्क प्रदेशों में नहीं पाई जाती। इनसेप्टिसोल कभी भी शुष्क प्रदेशों में नहीं पाई जाती, ये उपार्द्र और आर्द्र प्रदेशों में मिलती है। हमारी जो जलोढ़ मृदाएं हैं, भारत की राजस्थान की जो जलोढ़ मृदाएं हैं, उन जलोढ़ मृदा को हम इनसेप्टिसोल में रखते हैं और ये इनसेप्टिसोल हमें इस पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलती हैं। जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, ये पूरा जो पोर्शन है पूर्वी राजस्थान, ठीक है, इस पूरे पूर्वी राजस्थान में हमें इनसेप्टिसोल मृदा देखने को मिलती है। हमारी जो जलोढ़ मृदाएं हैं वो इस वर्ग में रखी जाती हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहली बात, एरिडोसोल शुष्क मृदा है, ये हमें देखने को मिलती है शेखावाटी में, नागौर में, जोधपुर में, पाली और जालोर में भी। इसके बाद हमने पढ़ा था वर्टिसोल ये चिक्का युक्त मृदा होती है, चिकनी मिट्टी में साथ में होती है, तो काली मृदा, लाल लोमी मृदा इस वर्ग के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना एंटीसोल का निर्माण होता है विभिन्न जलवायु प्रक्रमों से या निर्माण होता है विभिन्न मृदा निर्माण के प्रक्रमों से और इसमें मृदा वर्ग में संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान के जिले सम्मिलित हो जाते हैं। अल्फीसोल में एल्यूमिना और फेरस की अधिकता होती है तो इस मृदा का रंग लाल होता है। राजस्थान भारत की लाल मृदा अल्फीसोल के अंतर्गत रखी जाती है। ये अरावली के पूर्व प्रदेशों में, उदयपुर में, चित्तौड़ में, राजसमंद में, अजमेर में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, इन जिलों में अल्फीसोल मृदा देखने को मिलती है। सवाई माधोपुर तक अल्फीसोल मृदा देखने को मिलती है। लास्ट है इनसेप्टिसोल मृदा की खास बात, ये कभी भी शुष्क प्रदेशों में नहीं रहती है, ये उपार्द्र और आर्द्र प्रदेशों में मिलती है। इनसेप्टिसोल में हमारी जलोढ़ मृदाओं को शामिल किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पूर्वी राजस्थान की जो मृदाएं हैं वो इस वर्ग में आती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारे राजस्थान का मृदा का USDA वर्गीकरण। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे कभी पर्टिकुलर अभी जिला तो नहीं आया हुआ है, जिला जरूर वर्टिसोल के लिए जरूर आया हुआ है एक बार, लेकिन फिर भी इनका एरिया पूछा जाता है कि कौन सी मृदा किस एरिया में, एंटीसोल कहाँ मिलती है पश्चिम में, वर्टिसोल कहाँ मिलती है दक्षिण पूर्व में। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो राजस्थान की मृदा थी प्राकृतिक संसाधन में कंप्लीट है। प्राकृतिक संसाधन में हम रिवर्स और पढ़ेंगे राजस्थान की। ओके, कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू, जय हिंद।